इस लेक्चर में हम बात करेंगे किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ के नियम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टा नियम, और किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज द किरचॉफ का धारा नियम। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किरचॉफ के इन दोनों लॉज को हम किसी भी सर्किट एनालिसिस में किस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। किसी परिपथ विश्लेषण के लिए किरचॉफ के नियम किस प्रकार से यूज में लिए जाते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। बेसिकली किसी भी सर्किट एनालिसिस के लिए हम दो मेथड्स यूज में लेते हैं। किसी भी परिपथ विश्लेषण के लिए हम दो विधि काम में लेते हैं। पहली विधि होती है नोड एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं नोड या संधि विधि, और ये बेस्ड होता है केसीएल पे। केसीएल क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ के धारा नियम को हम यूज में लेंगे नोड एनालिसिस में, नोड या संधि विधि के लिए। दूसरा मेथड होता है मैश और लूप एनालिसिस, जो कि हमारा बेस्ड होता है केवीएल पे, किरचॉफ वोल्टा लॉ। किरचॉफ के वोल्टा नियम के आधार पर हम दूसरा मेथड डिफाइन करते हैं और उसको हम कहते हैं मैश और लूप एनालिसिस, पाश या लूप विधि। नोड एनालिसिस है और दूसरा है मैश और लूप एनालिसिस। नोड क्या होता है? इसको हम जंक्शन भी कहते हैं, संधि, जिसपे दो या दो से अधिक ब्रांचेस आके मिलती है, और उसके द्वारा हम कहाँ क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे वोल्टेज। और दूसरा है मैश और लूप एनालिसिस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और इसको हम किस पर बेस अप्लाई करेंगे? केवीएल के द्वारा, और इसके द्वारा हम किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालेंगे। सो वन बाय वन इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैश और लूप एनालिसिस की, और जो किस पर बेस्ड है? हमारा केवीएल पे, किरचॉफ के वोल्टा नियम पे। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, मैश और लूप एनालिसिस क्या होता है? किरचॉफ के वोल्टा नियम के आधार पर परिपथ जाल में विभिन्न पाशों में पाश समीकरण के हल से उस जाल की विभिन्न शाखाओं में धाराओं के मान ज्ञात करने को पाश या लूप विश्लेषण कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सर्किट है, जो परिपथ है, उसमें हम कौन सा लॉ लगाएंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। केवीएल हम कैसे लगाते हैं? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमारे पास में एक परिपथ होगा, उस परिपथ में हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे तो उसके बाद में हमारे पास में पॉश इक्वेशन आएगी। हम अलग अलग पॉश में लगाएंगे या मैश में लगाएंगे, उसके हमें अलग अलग पॉश इक्वेशन मिलेगी। जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए, तो उसके द्वारा हम उन ब्रांचेस में फ्लो होने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि मैश और लूप एनालिसिस में हम बेसिकली केवीएल को यूज में लेंगे, और केवीएल को हम कहाँ लगाते हैं? अलग अलग लूप या मैश में लगाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो केवीएल होगा, उसको हम अलग अलग लूप या मैश में लगाएंगे, उससे हमें कुछ इक्वेशंस मिलेगी, और जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें उन ब्रांचेज में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिलेगी। हम इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। पहला तो क्या होगा? मैश और लूप एनालिसिस में केवीएल अप्लाई होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टा नियम अप्लाई होगा, और ये कहाँ अप्लाई होगा? अलग अलग मैशेज में होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? हमें इससे कुछ पॉश इक्वेशंस मिलेगी, और उन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ब्रांचेज में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मिलेगी, यानी हमें परिपथ की विभिन्न शाखाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान मिलेगा। दैट इज द मैश और लूप एनालिसिस। On the basis of Kirchhoff's voltage law, the method to find out the currents in different branches of the network on solving the mesh equations in different meshes of network is known as mesh analysis। देखिए, ये यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बताया है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सोर्स क्या है? ES है, और अलग अलग हमारे पास में मैशेज है, जैसे ये है, ये है, ये है। साथ ही सर्किट में कुछ इंपीडेंसेस हैं जिनको हमने डिनोट किया है Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6। ये हमारी है प्रतिबाधाएं। यहाँ पे हमने ब्रांचेस बता सकते हैं AB, BC, BE, EH और EF, ये हमारी शाखा हो गई। साथ ही हमारे पास में जंक्शन या नोड बता सकते हैं BECH, वैसे हम बता सकते हैं। ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया है, और इसमें हमने धारा की दिशा बता दी I1, इस लूप इसमें बता दी I2, इसमें हमने बता दिया I3। इस प्रकार का हमारे पास में कोई विद्युत परिपथ होगा जिसमें हमें क्या निकालना है? इनमें ब्रांचेस में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे? हम इन अलग अलग मैशेस में केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगा के कुछ इक्वेशन मिलेगी, और उनको सॉल्व करने पे हमें इस करंट की वैल्यू मिल जाती है। दैट इज द लूप और
मैश एनालिसिस। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी सर्किट एनालिसिस के लिए अगर हम मैश और लूप एनालिसिस यूज में लेते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, यानी कि हर एक मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। सो आगे हम उन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि लूप विश्लेषण में कौन कौन से चरणों का उपयोग किया जाएगा। सो पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर लूप्स। सबसे पहले हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सर्किट में लूप कौन कौन सी है। परिपथ में उपयुक्त पाशों का निर्धारण, ये हमारा पहला स्टेप है, यानी परिपथ जाल की उपयुक्त पाश का निर्धारण हमें करना है। सेकेंड पॉइंट है इमेजिनेशन ऑफ करंट्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शंस इन सिलेक्टेड लूप्स। पहला काम क्या किया था हमने, उस परिपथ में लूप को आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उन लूप में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा की कल्पना हम करेंगे। इमेजिनेशन ऑफ करंट्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शंस इन सिलेक्टेड लूप्स। सेकेंड स्टेप क्या होगा, उन लूप में हमें धारा की दिशा की कल्पना करनी है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। आगे देखते हैं, हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ लूप इक्वेशन। सो हमने पहला काम किया, इलेक्ट्रिकल सर्किट था, हमारे पास में एक विद्युत परिपथ था, उस परिपथ में हमने सबसे पहले तो लूप को पहचाना। लूप पहचानने के बाद में हमने उस लूप में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा का निर्धारण किया। हमने उस लूप में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा का कल्पना करी। थर्ड पॉइंट, जब हमने ये दोनों स्टेप को फॉलो कर लिया तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उन लूप और मैश के लिए हम लूप इक्वेशंस लिखेंगे। हम यहाँ पे पॉश समीकरणों का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए प्रत्येक पाश में प्रयुक्त अवयवों की प्रतिबाधाओं और उनमें प्रवाहित धाराओं के पदों में लूप समीकरण प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप इक्वेशन किस किस के बीच में आएगी। देखिए हर एक मैश में हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की इंपिडेंस होगी और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। सो यहाँ पे हम उस इंपिडेंस और उस धारा के टर्म्स में इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ लूप इक्वेशन। सो हर एक मैश में जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं उनकी इंपिडेंसेस और उसमें फ्लो होने वाली करंट, इनके टर्म्स में हम लूप इक्वेशंस राइट करते हैं। बट हम यहाँ पे उससे पहले ये भी बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग कितनी भी लूप इक्वेशन लिख लें। लूप इक्वेशन के लिए भी एक हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन होता है। पाश समीकरण के लिए हमारे पास में एक प्रतिबंध होता है, और वो प्रतिबंध क्या होता है, देखिए इमेजिन करिए कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में नंबर ऑफ ब्रांचेस, उसमें शाखाओं की संख्या को हमने डिनोट करा है B से, और उसी सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स, उसी परिपथ में संधियों की संख्या को हमने डिनोट करा है N से। उस केस में हमें उस परिपथ के लिए कितनी लूप समीकरण मिलेगी, सो उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है। उस केस में हमें लूप समीकरण मिलेगी B माइनस N+1। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम फॉलो करेंगे जब हम मैश या लूप एनालिसिस का यूज करेंगे सर्किट एनालिसिस के लिए। सो B क्या है, शाखाओं की संख्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस, N है नंबर ऑफ नोड्स यानी संधियों की संख्या, और इस इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। आगे हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंपीडेंस मैट्रिक्स Z, प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z की रचना। अब देखिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z की रचना हम कैसे करेंगे, देखिए जाल में उपस्थित शाखाओं और संधियों की संख्या से निर्धारित पांच समीकरणों में धाराओं के गुणकों से एक प्रतिबाधा मैट्रिक्स की रचना करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या था हमारा, लूप पहचानना था। हमने लूप पहचानी, लूप के बाद में हमने उस लूप और मैश में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को हमने इमेजिन किया। तो पहले लूप को आइडेंटिफाई की, फिर हमने लूप पे करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई की। थर्ड स्टेप में हमने लूप इक्वेशंस की बात करी है। अब देखिए फोर्थ स्टेप क्या होता है। फोर्थ स्टेप में हम ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क में जितनी ब्रांचेज होती हैं और जितनी नोड्स होते हैं उनके द्वारा हमने कितनी हमारे पास में इक्वेशंस आएगी, वो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उसके द्वारा ही हम फॉलो करेंगे। दैट वाज अ B माइनस N+1। तो जो हमारे पास में इक्वेशंस आएगी, उन इक्वेशन में जो करंट के कोफिशिएंट होंगे उनसे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, और वही मैट्रिक्स होगी इंपीडेंस मैट्रिक्स, दैट विल बी द प्रतिबाधा मैट्रिक्स। सो we construct an impedance matrix from the coefficients of current in mesh equations determined from the number of branches and junction present in the network. So fourth step में हम प्रतिबाधा मैट्रिक्स की रचना करेंगे। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, देखिए फिफ्थ स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच लूप ऑफ नेटवर्क।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूप और मैश एनालिसिस यानी लूप और पाश विधि के द्वारा हम क्या निकालते हैं, शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा, ब्रांचेज में फ्लो होने वाली करंट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच लूप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ भी हमने बात की थी इंपेडेंस मैट्रिक्स की, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की Z। अगर हमने उस प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसका सारणिक निकाला, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा Z से, ये निकाला। और ये यहाँ पे अभी मैं मेथड की बात करूँ, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा कि किस टाइप से हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सो हमारे पास में जो इंपेडेंस मैट्रिक्स है, हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला जिसको हमने डिनोट करा डेल्टा Z से। वो निकालने के बाद में हम यहाँ पे उस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रिस्पेक्टिव कॉलम्स को हम ई मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर जब उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। ये हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हमने क्या निकाला, इंपेडेंस मैट्रिक्स निकाला, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला डेल्टा Z, फिर डेल्टा Z के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉलम को हमने ई मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करा, फिर जब हमने उनका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या मिला हमें, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। सो इनके द्वारा हम हर एक मैश में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे I1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 ओवर डेल्टा Z। डेल्टा Z क्या है, इंपेडेंस मैट्रिक्स Z का डिटर्मिनेंट, प्रतिबाधा मैट्रिक्स Z की सारणिक है डेल्टा Z। तो I1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 ओवर डेल्टा Z। I2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 ओवर डेल्टा Z। इसी प्रकार से यदि हमारे परिपथ में n पाश है तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा n ओवर डेल्टा Z। If there are n meshes in our circuit, then the current flowing will be the in nth mesh will be the IN, that is the delta n over delta Z, current flowing in the nth mesh। ये हमने बात करी है अभी किसी भी लूप या मैश एनालिसिस में यूज किए जाने वाले वेरियस स्टेप्स की। आगे हम बात करते हैं, इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये हमारा सोर्स है, जैसा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये इस मैश में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन, दिस इज द I2, दिस इज I3, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ये हमारे इसके इम्पीडेंसेस हैं, प्रतिबाधा। सो इस परिपथ के लिए ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 5। शाखाओं की संख्या कितनी है, 5। देखिए कैसे है, AB, BC, BE, EH और EF, 5 ब्रांचेस हो गई। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 3, B, E और C। सो ये हमारे नंबर ऑफ नोड्स हो गए। मैश इक्वेशन, देखिए हमने पहले ही कहा था हमारे पास में किसी भी सर्किट एनालिसिस में, लूप एनालिसिस में मिलने वाली जो मैश इक्वेशन है उसका एक नंबर प्री डिफाइंड होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, B और N की संख्या पे, ब्रांचेस और नोड्स के नंबर पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमें B और N पता है तो मैश इक्वेशन निकाल ले। सो फॉर्मूला क्या था, B माइनस N प्लस 1, कितना आया, 3। सो हमारे पास में कितनी मैश इक्वेशन आएगी सर्किट के लिए, 3 मैश इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए पहला काम क्या था हमारा, लूप आइडेंटिफाई करना था, हमने वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में करंट की डायरेक्शन बताएंगे। सो देखिए लूप हमने देखा, पहले हम बात कर रहे हैं A B C D A के लिए। सो A B C D A लूप के लिए हमने क्या लगाना है, KVL लगाना है। KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज नियम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, I1 इंटू Z1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 इस डायरेक्शन में, और यहां से करंट इधर जा रहा है I2 अपोजिट डायरेक्शन में। सो इस Z2 से कितनी करंट फ्लो होगी, Z2 में I1 माइनस I2। मैं वापस रिपीट करती हूँ, अगर इस लूप की बात करें तो Z2 में धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, I1 इस डायरेक्शन में। अगर हम इस लूप में Z2 की बात करें तो धारा प्रवाहित किस डायरेक्शन में हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। सो हमारा क्या होगा, फाइनल करंट क्या होगी, Z2 में से फ्लो होने वाली I1 माइनस I2। सो अगर हम ABCDA लूप के लिए KVL अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, I1 इंटू Z1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z2, और इधर जा रहे हैं तो माइनस ES बराबर 0। ओके, अब आगे हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें I3 का कोई कंपोनेंट नहीं मिला है इसमें, तो I3 के ब्रैकेट में 0 लिख दे, दैट विल बी इक्वल टू द 0। ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, हमने इसको इस टाइप से लिखा, यानी हमने यहाँ पे I1, I2 और I3 की टर्म में इक्वेशन लिख ली, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली करंट निकालनी है। I1, I2, I3, इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमने I1, I2, I3 तीनों की टर्म में एक इक्वेशन लिखी। तो यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया, I1 के लिए, I2 के लिए और
I3 के लिए। इस प्रकार से हमने लिखा। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड लूप के लिए। सेकेंड लूप है BE at CB। तो देखिए BE at CB के लिए क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा क्या है I2। यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम KVL, किरचॉफ का वोल्टा नियम क्या होगा I2Z3। अब देखिए वापस से हमारे पास में धारा इधर तो जा रही है I2 और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है I3। सो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे I2 माइनस I3 इंटू द Z4 और Z2। Z2 में क्या हो रहा है, अगर हम देखें इस परिपथ की बात कर रहे हैं, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा I2। अब I2 तो इधर जा रहा है, उसके अपोजिट I1 इधर जा रहा है। सो I2 माइनस I1 इंटू Z2 विल बी द 0। सो हमने यहाँ पे BE at CB में यहाँ पे हमने KVL अप्लाई किया। अगेन हम यहाँ पे I1, I2 और I3 के कोफिशिएंट की टर्म में इक्वेशन लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो हमने BE at CB के लिए लिखी है उसको हम I1, I2 और I3 के कोफिशिएंट्स की टर्म में लिखेंगे, जो हमने रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तीसरी लूप क्या है हमारी EFHE। देखिए EFGHE यहाँ पे हम लगाते हैं। धारा की दिशा का निर्धारण हमें पता है I3। सो क्या हो जाएगा I3 इंटू Z5 प्लस I3 इंटू Z6 प्लस I3 माइनस I2। I3 इस दिशा में है और I2 इसके अपोजिट है। सो I3 माइनस I2 इंटू Z4। अगला स्टेप क्या होगा, अगेन हम इसको I1, क्योंकि इसमें हमें कहीं I1 नहीं मिल रहा तो I1 ब्रैकेट में 0 कर दे, जो हमारा 0 के बराबर होगा। I2 और I3 की टर्म में हमने इक्वेशन लिखे। हमें 3 समीकरण मिल गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आगे हमने क्या बनाना है, अगला स्टेप क्या था हमारा, पहले तो हमने लूप पहचाना, लूप में धारा की दिशा लगाई, उसके बाद में हमने लूप समीकरण लिखी, टोटल 3 इक्वेशंस आई। अब हम आगे निकाल रहे हैं इंपीडेंस मैट्रिक्स, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। प्रतिबाधा मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था, जो हमें KVL लगाने पे इक्वेशंस मिली है, उन इक्वेशन में जो धारा के गुणक हैं, यानी जो करंट के कोफिशिएंट्स हैं, उनको हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स के टर्म में। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Z, दैट विल बी द, यहाँ पे देखिए धारा का कोफिशिएंट क्या है, I1 का कोफिशिएंट क्या है, Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2, यहाँ पे I2 है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा माइनस Z2। यहाँ पे I3 का कोफिशिएंट 0 है। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं I1 का कोफिशिएंट क्या है माइनस Z2, I2 का क्या है Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, I3 का क्या है माइनस Z4। अगर हम वापस इस इक्वेशन में आते हैं तो I1 का कोफिशिएंट 0, I2 का कोफिशिएंट माइनस Z4 और I3 का कोफिशिएंट Z4 प्लस Z5 प्लस Z6। हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमें क्या मिल गया इक्वेशन नंबर 4 में, इम्पीडेंस मैट्रिक्स यानी प्रतिबाधा मैट्रिक्स। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं Z11, Z12, Z13 लिखते हैं ना हम रो और कॉलम के फॉर्म में। पहली रो पहला कॉलम Z11, पहली रो दूसरा कॉलम Z12, पहली रो तीसरा कॉलम Z13। इसको हम क्या लिखेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम Z21, दूसरी रो दूसरा कॉलम Z22, दूसरी रो तीसरा कॉलम Z23। इसी प्रकार से तीसरी रो पहला कॉलम Z31, तीसरी रो दूसरा कॉलम Z33, Z32 और तीसरी रो तीसरा कॉलम Z33। इस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट करा। अब देखिए आगे हम इनको बात करेंगे 1 बाय 1 की, कि Z11 क्या है, Z12 क्या है, Z13 क्या है। देखिए Z11 किसके बराबर आया है हमारा, Z11 Z1 प्लस Z2 के। इसको हम कहते हैं प्रथम पाश की परिभाषा, दिस इज कॉल्ड द इम्पीडेंस ऑफ फर्स्ट मैश। सेकंड था हमारा Z22, किसके बराबर था, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस ऑफ सेकेंड लूप, द्वितीय पाश की प्रतिबाधा। तीसरी टर्म है Z33, दैट इज इक्वल टू द Z4 प्लस Z5 प्लस Z6, ये कहलाती है हमारी तृतीय पाश की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ थर्ड लूप। साथ ही हमने यहाँ पर देखा Z12 बराबर है Z21 के। देखिए Z12 बराबर है Z21 के। इसी प्रकार से ये वाला Z32 बराबर है Z23 के, Z13 बराबर है Z31 के। तो देखिए Z12 और Z21 को क्या बोलेंगे, प्रथम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे प्रथम पाश और द्वितीय पाश की अन्योन्य प्रतिबाधा। Z12 इज इक्वल टू द Z21, दैट इज द म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मैश, और ये किसके बराबर आ रही है, माइनस Z3 के। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी म्यूचुअल इंडिपेंडेंसेज है उसका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि दो मैश में हमारी धारा कैसी थी, अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। अगर हम किसी मैश की बात कर रहे हैं, दो मैशेज में, तो हमारा एक तो इस डायरेक्शन में जाता है, एक दूसरी डायरेक्शन में जाता है। Z23 और Z32 किसके बराबर था, माइनस Z4 के, और Z13 किसके बराबर है, Z31 के, जो कि 0 के हैं। अब देखिए उसके बाद में हमने क्या कहा था, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये देखिए हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं।
Z11 12 0, Z21 Z22 Z23, यहाँ पे 0 आएगा, Z32 Z33 Z33। अब देखिए आगे हमने क्या कहा था, जब ये हो जाएगा तब हम इनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम को रिस्पेक्टिवली ई मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, डेल्टा 1 हमें निकालना है। सो डेल्टा 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला कॉलम है ये वाला, और इस कॉलम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई मैट्रिक्स, यानी पहली जगह पे क्या लिख देंगे ES, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। तो डेल्टा 1 हो जाएगा, जेड मैट्रिक्स में ही करेंगे हम केवल। तो जेड मैट्रिक्स में जब हमने इसको रिप्लेस किया तो हमें ये मिला डेल्टा 1। डेल्टा 2 कैसे मिलेगा, जब ये हमारी सेकंड वाली मैट्रिक्स है, इस सेकंड मैट्रिक्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया ES से। तो देखिए ये एज इट इज चला, ये वाला कॉलम एज इट इज चला, लेकिन सेकंड कॉलम किससे रिप्लेस हो गया है, ES से। अब डेल्टा 3 कैसे मिलेगा, जब हम इस थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे ES। तो देखिए इस प्रकार से हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लिया। अब आगे देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Z, बाधा मैट्रिक्स थी Z, उसका हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। कैसे निकालेंगे, डेल्टा Z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Z11 Z12 Z3, Z21 Z22 Z23 और Z31 Z32 Z33 है, इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। ठीक है, Z1 + 2 ये हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इसको हमने इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दैट इज कंप्लीटली मैथमेटिकल पोर्शन। इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व किया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, Z1 + Z2 के साथ में, -Z2 के साथ में और 0 के साथ में। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में डेल्टा Z की वैल्यू आती है। सो देखिए अब हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारे पास में डेल्टा 1 हमें मिल गया है, डेल्टा Z भी मिल गया है। हमने लास्ट स्टेप में क्या पढ़ा था, लास्ट स्टेप क्या था हमारा, जिसमें हम अलग अलग मैशेस में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालेंगे। अलग अलग मैशेस मतलब 3 हमारे पास में लूप आई थी यहाँ पे, उन तीनों के अंदर हम क्या निकालेंगे, करंट। फॉर्मूला क्या देंगे, I1 क्या था, डेल्टा 1 ओवर डेल्टा Z। अब देखिए हमारे पास में डेल्टा Z की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पे, और डेल्टा 1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये रही। सो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हमारे ये है, और यहाँ से हमने डेल्टा Z की वैल्यू निकाली है। सो इनके द्वारा हम यहाँ से हमारे मैश में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।